इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं सुखनंदन आहाके और साथियों के आवाजों में ये लोक भजन। काली काजल वाले कुआं पे, अरे काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, 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 के भाई काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, कोट करो जल्दी, भाई करो जल्दी, पैसा चला बता दे रे साले, काली काजल वाले, पैसा चला बता दे रे साले, काली काजल वाले, अरे काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, 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 अरे काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, काली काजल वाले कुआं पे, काली काजल वाले, चूली को मंदिर को तोड़ चलता, चूली को मंदिर को तोड़ चलता, बोले बाजू से ले ले गोरी को नकसा, गोरी को नकसा, बोले बाजू से ले ले गोरी को नकसा, ओहो पैसा चला बता दे पैसाले, काली काजल वाले, पैसा चला बता दे पैसाले, काली काजल वाले, काली काजल वाले वाले कुआं पे, काली काजल वाले, काली काजल 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 वाले कुआं पे, काली काजल वाले, अरे काली काली मुर्गी सफेद कंडा, काली काली मुर्गी सफेद कंडा, मेरी गलियों में किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सुखनंदन आहाके और साथियों के आवाजों में ये लोक भजन। और अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि मछलियों के लिए उचित आहार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अपने बैतूल जिले की हम बात करें तो बहुत सारे किसान भाई या मत्स्य पालक भाई है जो कि मछली पालन का कार्य करते हैं। चाहे वे अपने खेतों में तालाब बनाकर मछली पालन कर रहे हो, चाहे वो किराए पर बांध लेकर उस मछली पालन करते हैं,
लेकिन बहुत सारे किसान भाई या मत्स्य पालक भाई ऐसे हैं अपने जिले में जो कि मछली पालन का कार्य करते हैं और लाभ भी कमाते हैं। तो ऐसे मत्स्य पालक भाइयों के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, मछली पालन आमदनी का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मछलियों का वजन तेजी से बढ़ना चाहिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मछलियों को पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। बाजार में मिलने वाला भोजन जो है मछलियों का महंगा होता है। ऐसे में जो मत्स्य पालक भाई है वे अपने तालाब पर ही मछलियों का आहार तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अतिरिक्त आमदनी के लिए मछली पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप एक छोटे तालाब से उसको मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मछली पालन की लागत का एक बड़ा हिस्सा मछलियों के आहार पर भी खर्च होता है। एक अनुमान के मुताबिक लागत का लगभग 40 से 60% हिस्सा आहार पर खर्च होता है। इससे मुनाफे में कमी आती है। ऐसी स्थिति में मछली पालक जो भाई है वो उपलब्ध स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करके तालाब पर ही मछलियों के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। इसलिए मछलियों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी। अगर मत्स्य पालक भाई अपने तालाब पर जो मछलियों का आहार है उसको तैयार करते हैं तो लागत में कमी आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पौष्टिक आहार के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और खनिजों का मिश्रण जरूरी है। प्रोटीन के रूप में मछलियों के लिए मछली का आटा, सोयाबीन का आटा, सरसों की खली, मूंगफली की खली, तिल की खली, अलसी की खली, रेशम कीट के जो प्यूपा, इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के रूप में चावल का चोकर, चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, गेहूं का आटा और मकई के आटे का उपयोग किया जाता है। विटामिन और खनिज लवणों के लिए इसके लिए आपको बाजार में जो उपलब्ध मिश्रण होता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ ये भी बताएं कि आपको आहार जो मछलियों का आप बनाना चाहते हैं उसको बनाने का तरीका क्या है। अगर आप कुचला हुआ आहार बनाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसके लिए आहार मिश्रण के मुताबिक सामग्री एकत्रित करके उन्हें पीसकर पाउडर बनाया जाता है और इससे हाथ से मिलाया जाता है। फिर इसे एयर टाइट थैलों में भरकर रखा जाता है और ये आहार बोरी या फिर हाथ से भरकर आहार खिलाने की जो विधियां है उसके अनुसार तालाब में डाला जाता है। यानी कि जब जब आपको मछलियों को अपना भोजन देना हो तब उस आहार को आप मछलियों को दे सकते हैं। एक होता है पिलेट्स आहार। पिलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो आहार सूत्रीकरण करना होता है, इसके बाद सभी सामग्री को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। नमी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है और इसे एक बर्तन में डालकर इसको आग पर इसको पकाया जाता है। पकने के बाद इसे ठंडा किया जाता है और हाथ से चलने वाले या मोटर से चलने वाले पिलेटाइजर मशीन की मदद से इसके पिलेट्स बनाए जाते हैं। फिर इसे धूप में सुखाकर स्टोर किया जाता है। फिर इसको जरूरत के हिसाब से आप मछलियों को भोजन के रूप में दे सकते हैं। गीला पिंड के रूप में भी किसान भाई मछलियों के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। एकत्रित सामग्री को इसमें पीसा जाता है और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी लोई बनाई जाती है। फिर लोई से छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को दी जाती है। इस आहार को लंबे समय तक इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए आप जब इसको आप बनाते हैं तभी इसका उपयोग करना जरूरी होता है। पकी हुई लोई के रूप में भी आप भोजन आहार इसका तैयार कर सकते हैं और इसको पकाने के बाद इसकी लोई जो होती है इसको पकाने के बाद में इसको आप मछलियों को दे सकते हैं। गीला आहार भी मछलियों को आहार के रूप में दे सकते हैं। ऐसा आहार मुख्य रूप से मांसाहारी जो मछलियां होती है उसको खिलाया जाता है। इसे सीधे ही मछलियों को खिलाया जाता है। गीले आहार में कचरा, मछली, मत्स्य पालक अपशिष्ट, मांस अपशिष्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे किसान भाई या ऐसे मत्स्य पालक भाई जो बाजार से मछलियों का आहार नहीं खरीद सकते हैं, वो मत्स्य पालक भाई इस तरीके से तालाब पर ही मछलियों को आहार बनाकर मछलियों को दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अपनी इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, धान फसल में कीट नियंत्रण और थ्रेसर के प्रयोग में कौन कौन सावधानी रखना चाहिए, इस विषय पर श्री प्रकाश जैन से की गई ये बातचीत। आइए सुनते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे साथ में है श्री प्रकाश जैन जी और इनसे हम जानते हैं कि अब इन दिनों किसान भाई खेती बाड़ी में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो
जैन साहब, आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। जैन साहब, देखिए अब अभी की जो स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी बरसात भी हो रही है और फसल किसान भाइयों खेतों में लगी हुई है खरीफ की, जिसमें कि फसल की स्थिति ऐसी है कि अब पकने की अवस्था में आने वाली है या आ चुकी है। तो इन दिनों में किसान भाई खेतों में कुछ कृषि कार्य किए जा सकते हैं? अभी देखिए, जैसे अपने जिले में जो मुख्यतः है सोयाबीन, मक्का और धान काफी कृषकों ने इस बार लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग मैच्योरिटी स्टेज है, यानी कि परिपक्वता की स्थिति में भी सभी फसलें हैं। तो इसमें मुख्यतः मैं यहाँ पर सिर्फ किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जिस समय अभी जैसे जो धान है उस फसल के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि अभी उसकी जो दूध वाली स्थिति है धान की और जो बालियां बाहर आ रही है, तो उस पे किसी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े न लगे, उसकी रोकथाम कृषक साथियों को करना चाहिए। इसमें जो रस चूसने वाले कीड़े हैं यदि ये लगते हैं तो फसल को काफी नुकसान होता है और हमारी जो ग्रेन साइज है वो भी छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर में यदि आपको ऐसा लगता है कि जो रस चूसने वाले कीड़े का अटैक आता है, और लगभग इस समय प्राय तो देखा गया है, तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जो रस चूसने वाले कीटनाशक का उपयोग इसमें कर लें, तो कम से कम हमारी फसल बच जाएगी। इसमें थाइमेथाक्सान है, एसिटामिप्रिड है या आपका फिप्रोनिल है, इस तरह की दवाओं का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो रस चूसने वाले कीट जो है वो हमारे नियंत्रित हो जाएंगे और हमारी धान की फसल हमको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। जैन साहब, अब देखिए बरसात हो रही है इन दिनों, अगर मान लीजिए अब बरसात के आखिरी चरण ही है समझिए, मानसून विदाई की ओर है, तो अगर अब आगे बरसात अगर मान लीजिए नहीं होती है तो धान की फसल में कुछ नुकसान हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली अभी इस समय जब बालियां निकल गई, ये रेट बाहर आ गया है और जो दाने अपने भरने की स्थिति में है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान की स्थिति बनेगी, क्योंकि लगभग मॉइस्चर अभी जमीन में है और मुझे लगता नहीं है कि यदि बहुत ज्यादा यदि पानी नहीं भी आ पाता है तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान होगा धान में। कम से कम धान तो अपनी आ जाएगी। जैन साहब, अभी कुछ दिनों पहले अखबारों के माध्यम से खबर आई थी कि सोयाबीन की फसल में कहीं कहीं कुछ पीला मोजेक टाइप का रोग दिखाई दे रहा था, किसान भाई ऐसा सोच रहे थे। तो अब ऐसी कोई संभावना तो नहीं है कि अब जो फसल कटाई की ओर बढ़ रही है तो अब तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है? जितना नुकसान होना चाहिए था वो तो अभी तक हो चुका है। अब ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। एक तो स्टेम फ्लाई का बहुत ज्यादा इस बार अटैक देखने को मिला है और उसकी वजह से कुछ पत्ते पीले होने लगे थे और कुछ एरिया में मोजेक का भी प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इनसे थोड़ा बहुत जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब जो है इस स्थिति में वो लगभग पकने को है, काफी दिन हो चुके हैं। अब आगे ऐसा करने लायक कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे उसको हम प्रिवेंट कर पाए। अच्छा, अगर बारिश अगर लगातार होते रही और खेतों में पानी जमा हो तो फिर क्या होगा? यदि लगातार बारिश हो रही है, जैसे अभी मौसम दिख भी रहा है, और यदि मॉइस्चर ज्यादा रहती है तो इस कंडीशन में जो रूट रॉटिंग है ये इसका प्रॉब्लम आता है। यदि रूट रॉट होगा, स्टेम रॉट होगा, तो उसमें फिर हमारी उपज को, आने वाली उपज को नुकसान होगा। यानी कि अगर खेतों में पानी इकट्ठा होता है तो उससे फसल को नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, यदि इस समय जल भराव की स्थिति बनती है तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो इसके लिए किसान भाई को चाहिए कि जल निकास की उचित व्यवस्था बना के रखे। वो तो जिस समय कृषक साथियों को पहले भी बताया जाता है कि जिस समय जो फसल बोनी होती है खरीफ की, तो जब भी खरीफ की फसल है जहाँ वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती है, तो जो कृषि विशेषज्ञ ये भी बताते हैं, विभागीय स्तर पे भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कम से कम किसान साथी जो अपनी खरीफ की जो फसलें हैं जब बोते हैं तो जल निकास की व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन बाई चांस कोई यदि चूक गया और ऐसी स्थिति बनती है पकने की अवस्था में और जल भराव होता है तो जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाना चाहिए, ताकि हमारी जो उपज हमारे हाथ में आने वाली है वो सुरक्षित हमारे हाथ में आ जाए। अच्छा, अब देखिए फसल का ये खरीफ की कट जाएगी, उसके बाद में किसान भाइयों को अगली फसल की तैयारी करना है, तो इसकी तैयारी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, किसान साथी अभी जो इसकी हार्वेस्टिंग सबसे पहले करेंगे, जो भी खरीफ की क्रॉप है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद में धूप में अपनी फसलों को सुखा के उसको उगाई करा के फिर अपने स्टोरेज करेंगे। जब खेत पूरी तरह खाली हो जाएगा तो यदि मक्का बोई है तो मक्का के जो टुकड़े हैं खेत में जो पड़े हुए हैं, या सोयाबीन है उसके रेसिड्यूज जो पड़े हुए हैं, या धान है उसके जो कटे हुए हिस्से पड़े हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से किसान भाई अलग करके बाहर करके तो खेत को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें।
थोड़ा सा यदि समय मिलता है तो उसको धूप मिलने दे जमीन को, ताकि उसके अंदर में माइक्रोबायल एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाए और जो कुछ कीड़े हैं जो खरीफ के और कुछ अंडे हैं तो वो सारे बाहर आके नष्ट हो जाए, ताकि अपनी अगली फसल जो भी ये कृषक लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका गेहूं हो, चना हो, अलसी हो, मटर हो, सरसों हो, तो कम से कम ये फसल हमारी सुरक्षित उसमें निकल पाएगी। तो किसान साथी खेत को बहुत अच्छे से तैयारी करें। दूसरा, जो बीज लेना है तो बीज को जो भी हमको लेना है उसके लिए पहले प्लान कर ले कि हमको गेहूं बोना है, चना बोना है, सरसों बोना है, जो भी फसल वो लेना चाहते हैं रबी की, उसके अनुरूप अपनी प्लानिंग पहले तैयार कर लें कि हमको यदि गेहूं बोना है तो बीज कौन सा लेना है, कितना लेना है, कितनी मात्रा में हमको उसको डालना है। तो ये और जो उसमें लगने वाले इनपुट्स हैं जैसे आपका फर्टिलाइजर है, इसकी भी तैयारी पहले करके रख लें कि जब बोने के समय में कौन सा लगने वाला है, टॉप ड्रेसिंग में कौन सा लगने वाला है। तो ये सारे उर्वरक और इन सबकी व्यवस्थाएं वो पहले बना लें, बीज की व्यवस्था बना लें, तो कम से कम उनका जो प्लानिंग है और जो आगे रबी फसल लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो ले पाएंगे। किसान भाई अब इस फसल के बाद में जब रबी की फसल किसान भाई बोएंगे तो उसमें अपने जिले की हम बात करें तो काफी मात्रा में किसान भाई प्याज वगैरह और गोभी, ये ऐसी बहुत सारी सब्जियों की खेती भी करते हैं किसान भाई, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अभी तो वर्तमान में देखें तो कुछ खरीफ में भी आप देखेंगे कि अभी आपका भटा है, टमाटर है, मिर्च है, ये फील्ड में खड़े हैं। और यदि ऐसी लगातार जो मौसम की स्थिति बनी हुई है तो किसान साथियों को सलाह ये है कि इस अवस्था में एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक जो उस फसल को नुकसान पहुंचा दे, तो उन कीटों को रोकने के लिए और फंगस को रोकने के लिए जरूर उसमें एहतियात के तौर पर, जो मौसम अभी खराब चल रहा है तो इस अवस्था में फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक इस्तेमाल जरूर करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग फसल है वो हमारी सुरक्षित रहे और आगे हमको उसका उत्पादन मिल पाए। और जो किसान साथी अभी रबी में टमाटर या आपका भटा मिर्च लेना चाहते हैं तो जिस समय उनका बीज रोपाई का समय आएगा नर्सरी में डालने का, तो नर्सरी को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद जो भी उनको लगाना हो सब्जी भाजी, वो वहां पर अपने उसमें नर्सरी में पहले अपने पौधे तैयार कर लें और उसके बाद में फिर अपने जो मेन फील्ड है उस फील्ड में ले जाकर उसको रोपाई करें। तो कम से कम जो आपकी वेजिटेबल्स जितना भी वो लेना चाहते हैं वो अच्छा हो पाएगा। और दूसरा मैं यह बताना चाहूंगा कि कृषक साथी मटर बोने में थोड़ी सी शीघ्रता करते हैं, तो मेरा निवेदन उनसे यह है कि जब बहुत अच्छी तरीके से टेम्परेचर कम हो जाए, वातावरण में ठंडक आ जाए, उसी अवस्था में मटर को बोना ज्यादा उचित होगा। अन्यथा इसके बीज में, मटर बहुत ज्यादा सहनशील क्रॉप है, तो इसके बीज में फंगस बहुत जल्दी लगता है और जर्मिनेशन का फिर इशू आता है, तो फिर बीज कम निकल पाता है और किसान साथियों को फिर जो ऑप्टिमम जो उसमें चाहिए प्लांट पॉपुलेशन मटर की उतनी फील्ड में रह नहीं पाती है और उत्पादन कम होता है। जैन साहब, इसके पीछे किसान भाई की मंशा ये होती है कि मान लीजिए अगर वो जल्दी मतलब मटर की फसल बोते हैं और मटर जल्दी अगर उन खेतों से निकल जाती है बेचने के लिए तो उन्हें फायदा ज्यादा होता है, यानी कि रेट जो है मार्केट में अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि मटर को मौसम के हिसाब से बोना ज्यादा उचित है। ये अवश्य है कि यदि जल्दी बोते हैं तो निश्चित यदि शीघ्रता से यदि सारी कंडीशन फेवर में है तो उनको रेट मिल पाते हैं। रिस्क रहती है, यदि रिस्क लेते हैं और बो दिया है उसके बाद में यदि उसको समय पे कल्टीवेट कर लिया है और बाहर आ जाता है प्रोडक्शन हमारा, तो कम से कम किसान को उसमें फायदा तो होता है, लेकिन मैक्सिमम साइड में हमारी रिस्क ज्यादा होती है। तो जब भी ऐसा मटर का प्लान करें तो मैं समझता हूँ कि जब तक के वातावरण में बहुत अच्छे से ठंडक ना आ जाए, मेरे ख्याल से बोना उचित नहीं है उसको, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है। और मैं देख रहा हूँ कि कृषक साथी आते हैं, सीड रेट जो भी वो यूज करते हैं उसके बाद बोलते हैं साहब बहुत उसका जर्मिनेशन कम है। तो जर्मिनेशन कम होने का रीजन सिर्फ उनका तापमान होता है। तो जब तापमान बहुत अच्छा होगा जमीन का तो वो कम से कम उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। जैन साहब, अब देखिए किसान भाइयों ने खरीफ की फसलें अभी लगी हुई थी किसान भाई खेतों में, अब उसकी हार्वेस्टिंग भी करना है, तो हार्वेस्टिंग करते समय किसान भाइयों को बहुत सारी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से कई बार सुनने को देखने को मिलता है कि किसी का हाथ फंस गया या कि किसी की दर्दनाक मौत हो गई या ऐसी कई दुर्घटनाएं हो जाती है। तो किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। इसके पहले भी मैं कई बार ये चीजें आकाशवाणी के माध्यम से बता चुका हूँ।
और मैं पुनः एक बार किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि जब हमारी फसल पकने को आ जाए तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारी उस फसल की मैच्योरिटी आ गई। तो मैच्योरिटी टेस्ट करने के लिए पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। तो कृषक साथी उनको अपने साधारणतः महसूस कर लेते हैं कि ये पक गई है। तो पकने के बाद में उसको आप काट लें। काटने के बाद में जब उसको थ्रेशिंग करने की बारी आती है तो थ्रेशिंग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। कई बार देखने में आता है कि जो मजदूर है वो जितना उसके अंदर में जाना चाहिए थ्रेशर में अनाज को जो फिटिंग होती है डक्ट से, तो वो डक्ट में एक बहुत ज्यादा अंदर जाके हाथ डालने की जरूरत नहीं है। एक लकड़ी का सहारा आपने उसके माध्यम से उसके अंदर में उस अनाज को प्रेषित करें ताकि वो आपका हाथ सुरक्षित रहे। भले यदि कुछ नुकसान होता है तो लकड़ी को होगा। दूसरा, जो किसान साथी गमछे पहन के रखते हैं, जो महिला मजदूर है वो साड़ियां पहनती है, तो कम से कम वो अपनी साड़ी का पल्लू बहुत अच्छे से बांध के रखें और सिर को बहुत अच्छे से ढक के रखें ताकि उनके जो बाल है, बहुत जो चोटियां हैं, वो कई बार ऐसा देखने में आया कि चोटियां भी फंसी हैं, तो कम से कम वो थ्रेशिंग में इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए हम उसको सुरक्षित अपने आप को कर ले पहले। उसके बाद में जो भी हमारा थ्रेशर है उसको पहले हम चेक कर लें, ऑयल वगैरह उसका देख लें, उसके गियर वगैरह देख लें, उसके बेल्ट देख लें कि वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि चल रहे हैं तो उसमें फिर कहीं चलने के बाद में किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सारी बातों का यदि हम समावेश कर लेते हैं हार्वेस्टिंग में तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कैजुअल्टी होती नहीं है और जो मजदूर वर्ग है इनको कोई नुकसान होगा नहीं। तो ये बहुत छोटी 2-3 सावधानियां हैं, इनको यदि कृषक साथी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि थ्रेशर से होने वाली जो नुकसान है मजदूर वर्ग का वो नहीं हो पाएगा। अच्छा जैन साहब, कई बार दुर्घटनाएं ऐसी भी हो जाती है कि एक ही मजदूर 2-3 दिन तक लगातार कार्य करता है मशीन के ऊपर, तो उसको एक तो नींद भी रहती है, या कुछ लोग क्या होता है कि नशे की हालत में भी कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। जी बिल्कुल, मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो भी कृषक साथी अपने साथ मजदूर के साथ काम करते हैं हर इसका थ्रेशिंग का, तो एक 8-8 घंटे की पारी आप बांध दें और 8 घंटे के बाद में दूसरे मजदूर को लगा दें ताकि उसकी थकान भी ना हो। और दूसरा, नशे की हालत में तो ये कार्य कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। यदि नशे की हालत में करते हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं कैजुअल्टी होने का बिल्कुल चांस बनता है। तो नशे से एक तो दूर रहे और दूसरा जो भी है अपना समय निर्धारित कर लें, 8-8 घंटे की एक पाली बांध लें, उसके हिसाब से काम करवाएं, तो ये दोनों समस्याएं हमारी समाप्त होती है। बैतूल जिले की हम बात करें तो अधिकतर जो कटाई है फसलों की वो जो बड़े किसान है वो तो हार्वेस्टिंग के माध्यम से करते हैं, लेकिन जो छोटे किसान भाई है वो तो मजदूरों के माध्यम से ही करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के माध्यम से कटाई करना ज्यादा अच्छा है या फिर मजदूरों के माध्यम से? अभी देखिए मैकेनाइजेशन का समय है तो दोनों प्रोसेस अच्छी है। यदि मान लो छोटा किसान है तो जो उसकी व्यवस्था है उसके हिसाब से वो करेगा। यदि बड़ा फार्मर है तो थ्रेशर के माध्यम से ही करेगा। तो दोनों अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो दोनों भी उचित है, दोनों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लो जो छोटा किसान है वो करता है बैल के माध्यम से या किसी वाहन के माध्यम से, कई बार वो खराई लगा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर में वो ट्रैक्टर चला के, मैंने देखा है कई बार कि ट्रैक्टर भी चला के उस फसल को गहाई करते हैं, तो वो गहाई उससे भी हो जाती है, नुकसान कम होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों व्यवस्थाएं दोनों उचित है, दोनों में किसी प्रकार का ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन जो बड़े फार्मर है उनके लिए तो थ्रेशर ही उपयुक्त है, क्योंकि उतना बड़ा एरिया है और उसका जो प्रोडक्शन आता है तो उसको जितने जल्दी हो जाए वो थ्रेशर के माध्यम से कर लेते हैं। और आजकल तो मैं समझता हूँ कि छोटा किसान भी वो जो इकट्ठा करके अनाज जहाँ थ्रेशर चलता है वहाँ ले जाकर वो थ्रेशिंग करवा लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई करते हैं, जिसमें कि कटाई और गहाई दोनों साथ में हो जाती है और इससे उनको समय की बचत हो जाती है। और मान लीजिए कभी मौसम बिगड़ जाए, बरसात हो जाए, कुछ हो जाए, तो उससे भी फसल की सुरक्षा हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल उचित है कि गहाई थ्रेशिंग दोनों एक साथ हो जा रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक यहाँ पर मेरा एक सुझाव है कि कई बार देखने में आता है कि जो भूसा है वो वही खेत में छूट जाता है, उसकी व्यवस्था उठाने की नहीं हो पाती। लेकिन आजकल वो भी यंत्र आ गए हैं कि वो भूसा उठाने के लिए भी अलग से एक मशीन चल जाती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उपयुक्त है किसान के लिए, मतलब जो बड़ा एरिया है समय भी बच जाता है और दोनों चीजें उसकी एक टाइम लिमिट में पूरी हो जाती है। यानी कि बदलते समय के अनुसार
नए नए कृषि यंत्र मार्केट में आ गए हैं, तो उसके अनुसार किसान भाइयों को अपनी खेती में भी मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। किसान भाइयों को भी बदलते समय के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बदलते समय के हिसाब से काम करना बहुत आवश्यक है और इससे हमारे समय श्रम दोनों बच रहे हैं और साथ में हमारी जो उपज है वो सुरक्षित हमारे पास आ रही है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी इसका तो एडॉप्शन फार्मर ने करना चाहिए। तो जैन साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को जो खेती बाड़ी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे धान फसल में कीट नियंत्रण और थ्रेसर के प्रयोग में सावधानी किस प्रकार से रखी जानी चाहिए, इस विषय पर श्री प्रकाश जैन से की गई ये बातचीत। और अब समय है आज के मंडी भाव की जानकारी का। तो आज के मंडी भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से इस प्रकार रहे। सोयाबीन न्यूनतम 3,750 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 4,361 रूपये प्रति क्विंटल और प्रचलित भाव रहा 4,200 रूपये प्रति क्विंटल। चना इसका न्यूनतम भाव रहा 4,851 रूपये, अधिकतम 5,340 रूपये और प्रचलित भाव रहा 5,200 रूपये प्रति क्विंटल। मक्का इसका न्यूनतम भाव रहा 1,949 रूपये, अधिकतम 2,080 रूपये और प्रचलित भाव रहा 2,050 रूपये प्रति क्विंटल। गेहूं इसका न्यूनतम भाव रहा 2,503 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,710 रूपये प्रति क्विंटल और प्रचलित भाव रहा 2,630 रूपये प्रति क्विंटल। सरसों इसका न्यूनतम भाव रहा 5,401 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 5,501 रूपये और प्रचलित भाव रहा 5,401 रूपये प्रति क्विंटल। मूंग इसका न्यूनतम भाव रहा 5,601 रूपये, अधिकतम 7,401 रूपये और प्रचलित भाव रहा 5,660 रूपये प्रति क्विंटल। और उड़द इसका न्यूनतम भाव रहा 4,001 रूपये, अधिकतम 5,000 रूपये और प्रचलित भाव रहा 4,500 रूपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मंडी भाव की जानकारी। मंडी भाव की जानकारी के साथ ही संपन्न होता है आज का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त प्रकाश मानेकर को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का मनपसंद प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के